बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे कि स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त के लिए जहां सैंड्रोकॉटस शब्द का प्रयोग किया है, वहीं एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकॉटस तथा फिलाकर्स ने सैंड्रोकॉप्टस शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले 1793 में विलियम जोन्स ने इन नामों का जो समीकरण भारतीय इतिहास में जो उल्लेखित है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की या चंद्रगुप्त की जाति के विषय में बात करें तो पुराणों में और मुद्रा राक्षस में जहां चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र होने की संभावना व्यक्त की गई है, वहीं पर बौद्ध साहित्य में मौर्यों को क्षत्रिय होने का हमें संकेत मिलता है। और इस आधार पर अधिकांश जो इतिहासकार हैं, जिसमें कि हम राधा कुमुद मुखर्जी को, एच.सी. रायचौधरी को, इनका नाम ले सकते हैं। इन्होंने मौर्यों को पिपली वन की जो मौर्य नामक जो क्षत्रिय जाति है उसका सदस्य मानते हुए मौर्यों को क्षत्रिय माना है। बौद्ध ग्रंथों से भी हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य जाति के प्रधान थे, और जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में थे तो उस समय दुर्भाग्यवश उनके जो पिता थे वो एक सीमांत युद्ध में मारे गए थे, और जिसके कारण उनकी जो माँ है उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। और बाद में वो अपने भाइयों के पास पुष्पपुर पहुंच गई थी। पाटलिपुत्र पहुंचकर जब वो उनकी माँ वहां पहुंची तो वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त के जीवन को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए चंद्रगुप्त को एक गौशाला में छोड़ दिया गया, जहां पर एक गोपालक ने उनका पुत्र के समान पालन पोषण किया, और कुछ समय के बाद उस गोपालक के द्वारा चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथों दे दिया गया। इस शिकारी ने भी उसे अपने गांव में गाय भैंस चराने के काम में लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ राजकीलम नामक खेल खेल रहा था तो उसी समय वहां से चाणक्य गुजरे। उन्होंने देखा कि इस खेल में एक राज्यसभा में बालक चंद्रगुप्त राजा बनकर अपनी जो दोस्त हैं उनको निर्देश दे रहा है। तो ये जो उम्र थी चंद्रगुप्त की वो इस समय सिर्फ 8 या 9 वर्ष की ही रही होगी, और इस समय चाणक्य ने इस बालक में नेतृत्व करने की प्रतिभा को पहचाना और उसमें राजत्व के गुण देखे, और इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 कार्पाषण देकर वो जो शिकारी था उससे खरीद लिया था। ऐसा कहा जाता है कि नंद राजा ने जो चाणक्य है या जो कौटिल्य है उसको एक बार अपनी राज्यसभा में अपमानित किया था, और इसका बदला लेने का चाणक्य ने निश्चय किया था, और इसीलिए वह स्वयं एक बालक की तलाश कर रहा था। तो इस बालक को लेने के बाद, अपने पास लेने के बाद, चाणक्य ने इसे सभी गुणों से दीक्षित करवाया या दीक्षित किया, क्योंकि वो इसको नंद राजा को हटाकर इस बालक को मगध की गद्दी पर बैठाना चाहता था, और इसीलिए चाणक्य ने इस बालक को वह तक्षशिला लेके गया, और वहां पर उसने 7 और 8 वर्ष तक उसे एक प्रसिद्ध विद्यापीठ में सारी कलाओं में दीक्षित किया, या उसको सारी कलाओं से या विद्याओं से परिचित करवाया। इसी समय तक्षशिला में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान या उसके बाद ही चंद्रगुप्त सिकंदर से भी मिला, क्योंकि प्लूटार्क ने ऐसा हमें उल्लेख किया है कि जो चंद्रगुप्त उस समय नवयुवक ही था वो स्वयं सिकंदर से मिला जब सिकंदर पंजाब में था। जस्टिन, इस संदर्भ में जस्टिन ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त ने अपनी उद्दंडता के कारण सिकंदर को इतना नाराज कर दिया कि सिकंदर ने उसको मारने की आज्ञा दी थी,
लेकिन इस समय चंद्रगुप्त अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग निकला। तो इस चीज से चंद्रगुप्त यह तो समझ गया कि उसका जो जन्म है किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, और वो बड़ा उद्देश्य था मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना और एक विशाल साम्राज्य के द्वारा भारतीय इतिहास में मौर्य वंश की जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करना। इस प्रकार चाणक्य, जो कि एक प्रकांड शास्त्रज्ञ था और कूटनीतिज्ञ था, और चंद्रगुप्त जो कि बहुत सारी प्रतिभाओं का धनी था, सैनिक पराक्रमी था, इन दोनों ही के परस्पर योग से भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई, और वो उस नवीन दिशा के तहत इन्होंने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के द्वारा पहले पंजाब और सिंध से यूनानी शासन का अंत किया गया, या पहले उसके द्वारा मगध पर आक्रमण करके वहां से नंदों को उन्मूलित किया गया या उनको हटाया गया। तो जहां यूनानी लेखक और बौद्ध और जैन ग्रंथों के संकेत से यह हमें जान पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब और सिंध के क्षेत्र से विदेशी शासन का अंत किया, और उसके बाद उसने मगध में नंद वंश का उन्मूलन किया। इस संदर्भ में हमें जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश टीका, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि और इस संदर्भ में यह एक बहुत ही रोचक कहानी भी है कि एक बार जब चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी सेना को तैयार करके और राज्य के मध्य में स्थित गांवों को और उसने उनके द्वारा नगरों को जब जीता जा रहा था, तो लोग उनके खिलाफ हो गए थे। तो इस तरह से उनकी सेना का धीरे धीरे नाश हो रहा था या विनाश हो रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त जंगल में गए और इस स्थिति पर उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, और वो एक बार भेष बदलकर एक गांव में किसी घर में ठहरे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक स्त्री रोटी बना रही है और अपने बच्चे को खिला रही है। तो वो बच्चा रोटी के किनारों को छोड़ देता था और उसका जो बीच का भाग है उसको खा लेता था। जब वो बच्चा इस तरह की गतिविधि कर रहा था, तो उसकी माता के मुख से यह सहज ही निकला कि यह इस लड़के का व्यवहार बिल्कुल चंद्रगुप्त की भांति है। लड़के ने जिज्ञासावश अपनी माता से जब ये पूछा कि मेरा व्यवहार चंद्रगुप्त की तरह कैसे है, तो उसकी माता ने ये उत्तर दिया कि पुत्र, जैसे तुम रोटी के चारों ओर के किनारों को छोड़कर बीच का भाग खा रहे हो, वैसे ही चंद्रगुप्त ने भी राज्य प्राप्त करने के लिए सीमांत प्रदेशों पर अधिकार किए बिना ही सीधे ही देश के जो मध्यवर्ती जो भाग है उस पर आक्रमण कर दिया है, और इसीलिए जो जनता है वो उसके विरुद्ध खड़ी हो गई है, और ऐसा करना मूर्खता है। जब ये बात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सुनी, तो उन्होंने पुनः एक रणनीति बनाई, और अब उन्होंने एक सेना का संगठन करके पहले सीमांत प्रदेशों को जीतने का निश्चय किया, और उसके बाद उन्होंने केंद्र में या मगध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो इस घटना से एक शिक्षा लेकर चाणक्य ने जो हिमवतकूट गए और वहां के जो राजा थे प्रवर्तक, उनसे मित्रता की, और उसके बाद चंद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों को जीतने का विजय अभियान आरंभ किया।